Yeah, hello. Hello everybody. I hope you all are doing absolutely fine. आज से 3 दिन पहले ये आर्टिकल था हिंदू में। 3 दिन पहले मैं अवेलेबल नहीं था तो ये आर्टिकल मैं कवर कर नहीं पाया। अब मैं अवेलेबल हूँ तो इस आर्टिकल पे ज़रूर चर्चा होगी क्योंकि ये आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस पूरे घटनाक्रम पे आप सभी की नज़र होगी ऐसा मेरा मानना है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो भी टसल चली है, आई होप और मैं ये मानता भी हूँ कि आप सभी ने इसको फॉलो ज़रूर किया होगा, मतलब थ्रू आउट नहीं किया होगा लेकिन आपको मोटा मोटी चीज़ें पता होंगी। ये जो आर्टिकल है इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें हम ये समझेंगे कि ये पूरी गतिविधि जो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर करी, ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अनलॉफुल है या नहीं है, कैसे है, क्या प्रोविजंस है, मतलब इस पर्सपेक्टिव को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ इसको कैसे देखता है। चलिए ठीक है। ऑल दो यूनाइटेड नेशन ने कुछ खास स्टेप्स नहीं लिया, लेकिन ये आर्टिकल यूनाइटेड नेशन ने लिखा भी नहीं है। तो क्या लीगल कानून है, किस तरीके से ऐसी गतिविधियों को देखा जाना चाहिए, इसके बारे में ये बात करता है। ठीक है, चलिए समझते हैं पूरी चीज़ों को। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, फिर भी एक छोटा छोटा मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले के जो आर्टिकल को मैं आईआर के आर्टिकल को मैं डिकोड कर रहा था, उसमें मैंने आपको बताई थी कि वेनेजुएला के इर्द गिर्द यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई थी, यानी कुछ होने वाला था, इस बात की आशंका तब भी थी। और निकोलस मदुरो को हटाना चाहते थे कौन? डोनाल्ड ट्रंप। इस बात पे भी हमारी चर्चा थी। मैंने आपको कहा भी था कि उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ ड्रग सप्लाईज हो रही हैं यूएसए में, उसके पीछे मदुरो हैं। डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही, उसके पीछे मदुरो हैं। कहाँ? वेनेजुएला में। तो इसी पूरे घटनाक्रम को एक अंजाम दिया गया कुछ दिन पहले, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले एक बोट कैप्चर भी हुई थी जो वेनेजुएला की ड्रग बोट थी, ऐसा कह के फिर उसको उठा लिया गया मतलब कैप्चर किया गया यूएस मिलिट्री के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे बिल्कुल ओपनली एक पूरा तरीके से समझिए कि मिलिट्री हमला करके एयरफोर्स हमला करके यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स ने बम बरसा दिए। कहाँ? वेनेजुएला के ऊपर। और इतना ही नहीं, डेल्टा फोर्स ने बाकायदा एक ऑपरेशन करके वेनेजुएला के सिटिंग प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को उठा लिया। उठा के कहाँ ले गए? अपने देश। और कहते हैं कि वहाँ पे उन पे ट्रायल चलेगा। ये अपने आप में मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं आईआर को, हालांकि मैं आईआर को बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी जानकारी मतलब उस लेवल की नहीं है, बट फॉलो तो मैं करता ही हूँ। तो मैंने आज तक ऐसा देखा नहीं कहीं कि इस तरीके से मतलब उठा के किसी को ले जाया गया। कि भाई, ईरान पे भी चीज़ें हुई थी, सद्दाम हुसैन के साथ भी चीज़ें हुई थी, बट उसको भी उठा के नहीं लेके गए थे कहीं। ठीक है, वहीं रखा गया था। तो ये अपने आप में कि आप किसी को उठा लेंगे और फिर वहाँ ले जाके उस पर ट्रायल चलाएंगे अपने देश में, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग तो है ही मदुरो के लिए और वेनेजुएला के लिए। और साथ में मुझे समझ भी नहीं आता इसको मैं कैसे डिफाइन करूँ। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्यों उठाया उठाया गया, इस पर भी छोटी सी बात कर लेते हैं। कि देखिए, यूएसए जो कहता है उसको समझते हैं। यूएसए कहता है कि जो यूएसए में ड्रग्स आते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन वेनेजुएला से है। निकोलस मदुरो उसको बैक करते हैं, वहाँ से पुश करते हैं ड्रग को, और वो ड्रग पूरे तरीके से स्मगल करके यूनाइटेड स्टेट्स में आता है। दूसरा क्या है कि वेनेजुएला के अंदर जो सरकार चल रही है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेटिक हो गई है, एक तानाशाही एक प्रकार की वहाँ चल रही है। तो ये दो आरोप है। दूसरा, वहाँ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं उसके पीछे मदुरो रिस्पॉन्सिबल है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो इस तरह की दलीलें यूएसए ने दी। बाकी जो जियोपॉलिटिक्स को एनालाइज करने वाले हैं, जो आर्टिकल्स लिखते हैं, जैसे ये भी आर्टिकल जिन महाशय ने लिखा है, इस प्रकार के कई आर्टिकल और पब्लिश हुए हैं, वो क्या बताते हैं, वो ये व्यू एंगल देते हैं कि वेनेजुएला में जो सबसे बड़ा रीज़न था ना, वो था ऑयल रिसोर्स का होना। कच्चे तेल के भंडार वेनेजुएला में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हैं, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। और वहाँ उस चीज़ के ऊपर नज़र पड़ गई किसकी? बाल्ड ईगल की, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की। भाई, हमको ये रिसोर्स चाहिए, इतने पास होके अगर ये रिसोर्स हम नहीं कैप्चर करेंगे, ईरान में जाके क्या करना है, सऊदीया में जाके क्या करना है, ये तो नीचे है, अपने नाक के नीचे है, इसको उठाओ। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि यूनाइटेड स्टेट्स कैप्चर करना चाहता है
वेनेजुएला के इतने बड़े कच्चे तेल के भंडार को। दूसरा क्या है कि वेनेजुएला के कहीं ना कहीं रिश्ते जो थे वो मजबूत हो रहे थे किससे, जो अमेरिका के एक तरीके से ये प्रतिद्वंदी है, ठीक है। मैं एनिमी तो नहीं कहूँगा, खुल के एनिमी शब्द का इस्तेमाल करना भी सही नहीं है, क्योंकि हमने अभी एक आर्टिकल में देखा था कि कैसे फ्लूइड मल्टीपोलैरिटी चल रही है। तो एक तरीके से समझिए जिनसे कम्पीट कर रहा है, पूरी तरीके से नहीं, अभी भी हेजेमनी तो है ही यूएसए की, बट जो टक्कर दे रहे हैं थोड़ा, जैसे रशिया और चाइना, तो उनके साथ पैड पड़ रही थी किसकी, वेनेजुएला की। और हमने मॉन्रो डॉक्ट्रिन को पूरा पढ़ा था कि कैसे एक रीजन में किसी और पावर को अलाउ नहीं करने देना चाहता, कौन, यूएसए। तो ये मोटा मोटी ये पूरा बैकग्राउंड था इस पूरी गतिविधि का। और जो यूएसए ने उठाया है ना, मतलब इनको जो उड़ा के ले गए हैं, इस कृत्य ने समझिए इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी। मैं क्या कहूँ, भले यूएसए कहता है कि एक अथॉरिटेरियन नेचर की सरकार चल रही थी कहाँ, वेनेजुएला में मदुरो के द्वारा, फिर भी अगर चल भी रही थी, फिर भी जो यूएसए ने अपने आप में जो कृत्य किया है ना, इसने इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी। चलिए क्या है इंटरनेशनल लॉ, क्या प्रोविजन है, उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए, यूएन चार्टर के आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में लिखा है कि किसी भी तरह का फोर्स इस्तेमाल यानी बल प्रयोग नहीं करेगा एक स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ। स्टेट मतलब राज्य नहीं, मतलब वो राज्य नहीं जो भारत देश के अंदर है। स्टेट मतलब इंटरनेशनल सेंस में कहें तो एक देश किसी दूसरे देश पे बल प्रयोग नहीं करेगा। और क्या कहा गया कि जंग जो है किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को सेटल करने का तरीका नहीं माना जाएगा, ठीक। आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ड्रग सप्लाई आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर रही, तो ये आप नहीं कर सकते कि सीधा आपने बम बरसाना शुरू कर दिया और डेल्टा फोर्स को उतार दिया, फिर वहाँ से सिटिंग प्रेसिडेंट को उड़ा के लेके चले गए। ये सब चीज़ जो है ये मान्य नहीं होगी। ये कौन कह रहा है, खुद यूनाइटेड नेशन के चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 में ये बातें लिखी गई हैं। बट आपने देखा क्या हुआ, तो और साथ ही साथ 2 एक्सेप्शंस भी देता है, मतलब अगर जंग हुई भी तो किस बिहाफ पे होगी। 2 अपवाद हैं जिस पे जंग की जा सकती है। पहला क्या, सेल्फ डिफेंस आर्टिकल 15 के अंदर। दूसरा क्या, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर इस बात को अलाउ कर दे कि हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए कि नॉर्थ कोरिया का मान के चलिए दिमाग खराब हो गया, उसने परमाणु बम एकदम तान दिए हर देश की तरफ और ट्रिगर को पकड़ के बैठा है किम जोंग कि भाई आज दबाऊंगा कि कल दबाऊंगा। ऐसे में एक मीटिंग होती है कहाँ, यूनाइटेड नेशन में, और सब मिलके कहते हैं, मतलब सब मतलब वो 15 मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं, 5 परमानेंट और 10 की जो टेन्योर होता है, ठीक, टेन्योर के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। तो वो 15 बैठते हैं और मेजोरिटी ये डिसाइड करती है, और किसी ने वीटो का प्रयोग नहीं किया तो वीटो भी होता है, आपको पता होगा हो। तो किसी ने अगर वीटो का प्रयोग नहीं किया और मेजोरिटी से एक डिसीजन हुआ कि हाँ अब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हमको एक्शन लेना है, क्योंकि इसका होना मतलब अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो अपने आप में पूरे विश्व पे ये खतरा है, तो उस कंडीशन में वॉर की जा सकती है। और दूसरा क्या, सेल्फ डिफेंस, कि अगर आपके तरफ कोई मिसाइल मार ही रहा है तो आपको S-400 तो चलाना ही पड़ेगा। S-400 से आपने अगर इंटरसेप्ट भी कर दिया मिसाइल को, उसके बाद भी अगर चीज़ें रुकी नहीं तो आपको फिर अटैक भी करना पड़ेगा, तो वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन ये दोनों ही एक्सेप्शंस यूएसए ने जो अटैक किया है वेनेजुएला पे उस पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, ठीक। देखिए क्यों ऐसा कहा गया कि वॉर इज नो लॉन्गर अ लेजिटिमेट मीन टू सेटल डिस्प्यूट, क्यों कहा गया। देखिए यूनाइटेड नेशन जब बना था ना दोस्तों, उससे पहले भी एक ऐसी एक बॉडी थी यानी लीग ऑफ नेशन था, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है 1914 से 1918 के बीच। दूसरा क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 भी हो जाता है कि 1939 से लेकर 1945 तक। तो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत मतलब समझिए मास लेवल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। यूरोप तो तबाह हो ही जाता है क्योंकि वो खुद बैटल फील्ड होता है। जापान पे परमाणु से हमला होता है चाइना के द्वारा। तो ये सब देख रहे थे, पूरी दुनिया ये देख रही थी। उनको एक बात समझ में आ गई कि अगर वॉर हो रही है और परमाणु के जैसे अटैक्स का हम मतलब यूज़ कर रहे हैं वेपन्स का, तो ये पूरी मानव सभ्यता ही फिर क्या डिस्प्यूट और क्या बॉर्डर डिस्प्यूट और क्या ये और वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वॉर नहीं करना है, ये बात उनको समझ में आ गई थी। पर अब देखिए चीज़ें बदल रही हैं। मतलब
मैं जब भी आईआर पे नज़र फेरता हूँ ना, मुझे ये लगता है कि अब दुनिया एक बम के गोले पे बैठी है, आज फटेगी कि कल फटेगी कोई नहीं जानता। और बाकी हम लगे हुए हैं इन्वायरमेंट ये वो, लेकिन ये जो डिस्प्यूट वाला वॉर वाला जो एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है ना, लगभग लगभग दुनिया के हर फ्रंट पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो रहा है। फिर से ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। शांति शांति हम कहते हैं, बट शांति आ नहीं पा रही। ये चीज़ आप भी फील करते होंगे अगर आप आईआर को फॉलो करते होंगे। तो ये चीज़ थी। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो ये दो कंडीशन छूट दी गई कि भाई सेल्फ डिफेंस के लिए या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अलाउ करे तब वॉर की जा सकती है। क्या ये दोनों छूट इस मुद्दे पे अप्लाई होते हैं? नहीं होते। ऐसी कोई बात ही नहीं थी। क्या सेल्फ डिफेंस? आप गए, आपने डेल्टा फोर्स उतारा, आपने पूरे प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट को आप उड़ा के लेके चले गए। वेनेजुएला ने तो रिटेलिएट भी नहीं किया। सेल्फ डिफेंस की तो बात ही नहीं थी। किसी ने कुछ कहा ही नहीं वेनेजुएला की तरफ से कि कुछ एक्शन लिया गया हो, वॉर किया गया हो, कुछ इस तरीके के स्टेप्स लिए गए, कुछ नहीं हुआ। और सिक्योरिटी काउंसिल की कोई भूमिका इसमें थी नहीं इस अटैक के। तो ये दोनों ही चीज़ें फेल कर जाती हैं। ठीक। अब यूएसए कैसे जस्टिफाई कर रहा है इस एक्शन को? हालांकि जस्टिफिकेशन काफ़ी वीक है, मतलब कोई मायने के नहीं है, किसी मतलब के नहीं है, फिर भी यूएसए कुछ तो कह रहा है। क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए, यूएसए कहता है कि लॉ एनफोर्समेंट एक्शन टू अरेस्ट एलिड क्रिमिनल्स की जो वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही थी, ड्रग्स हो गया, या फिर समझिए कि जिस तरीके की इंस्टेबिलिटी वेनेजुएला में आ रही थी, क्राइम रेट बढ़ रहा था, उसको हमको न्यूट्रलाइज करना था। वहाँ पे विधि की स्थापना करनी थी, यानी कानून का राज लाना था। इसलिए हमने ये काम करा और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार निकोलस मदुरो को बनाया और हम उनको अपने देश ले गए ट्रायल चलाने के लिए। ये अपने आप में एक वाहियात सी बात है। वैसे तो दुनिया में बहुत जगह प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत जगह काम नहीं कर पा रहा। आप सब जगह इंटरवीन कर रहे हो कि आप नहीं कर रहे? आपको पता है कि ड्रग का सबसे बड़ा जो समझिए ठिकाना है यूएसए के लिए, वो मेक्सिको है। वहाँ तो आपने ये कोई काम नहीं किया, क्योंकि मेक्सिको के पास ऑयल रिजर्व्स है ही नहीं, तो आप काम क्यों करोगे? कैपिटलिज्म इतना पीक पे है यूएसए में कि वो मतलब समझिए बिना मतलब कि कोई काम करने में विश्वास नहीं रखते, भले कितने ही बड़े सरगना दिखाते हो डेमोक्रेसी के खुद को। ठीक, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। आप मुझसे इत्तेफाक चाहे तो रखें या ना रखें, मैं दोनों बातों का सम्मान करता हूँ। चलिए, तो पहला ये है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है उसको लॉ इन्फोर्समेंट करना है उसको। दूसरा क्या है कि मदुरो हमेशा थ्रेट कर रहे थे रीजनल सिक्योरिटी पे, यूएसए पे। कैसे? कि वही रशिया और चाइना की पैठ बढ़ा रहे थे। और एक वीडियो भी आपने देखा होगा कि कैसे दिखा रहे थे कि हवाई का ये चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है, इसको कोई और कंट्री मतलब समझिए हैक नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज था, एक थ्रेट कर रहे थे यूएसए को, ये दूसरी बात कही गई। और तीसरा क्या कहा गया कि जो वायलेंस हो रहा था वेनेजुएला में और जो डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो रहा था, किस प्रकार से अथॉरिटेरियन गवर्नेंस चल रही थी, एक तानाशाही चल रही थी, उसको हटाने के लिए, वायलेंस को कम करने के लिए हमें ये एक्शन लेना पड़ा। और इन सब चीज़ों की जड़ कहाँ जाके मिल रही थी? तो यूएसए के हिसाब से निकोलस मदुरो से मिल रही थी। तो हमने उनको ही उठा लिया। ये मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे कैजुअल ना हूँ इस लेक्चर में, बट मैं क्या करूँ, ये बातें पढ़ के मुझे थोड़ा हो जाता है। चलिए, माफ़ करिएगा। तो ये बातें क्यों फेल करती हैं? ये जितनी भी दलीलें यूएसए ने दी, ये दलीलें फेल क्यों करती हैं, उस पर थोड़ा नज़र डाल। तो देखिए, लॉ इन्फोर्समेंट कराने के लिए आप किसी दूसरे देश पे मिलिट्री यूज़ कर ले, मिलिट्री अटैक यूज़ कर ले, ये कहाँ से जस्टिफाइड है कि कहीं आपको विधि की स्थापना करनी है और आप एकदम से उठे? मतलब आप पहले और दूसरे मीन्स का आपने प्रयोग नहीं किया ना, आपने बातचीत करी ना, वहाँ के गवर्नमेंट से आपने इंटरेक्ट करा कि हाँ। चलिए, आप एक बार को मान लेते हैं आप डेमोक्रेसी के सरगना है। आपने ये मुद्दा ना यूनाइटेड नेशन में उठाया उस तरीके से, ना आपने डायरेक्ट आप खुद इतने बड़े देश हो, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, आप चाहते तो खुद एक मीटिंग कर लिए होते पब्लिक फोरम पे बुला के। ऐसा तो ट्रेंड भी है ना, यूएसए में रिवाज भी है कि आप सब कुछ पब्लिक फोरम पे कर लेते हो। तो एक कर लिए होते मीटिंग, जैसे आपने जेलेंस्की के साथ किया था, लाइव ही उनको एकदम। और जेलेंस्की ने भी तो कैसे एकदम देखने में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई आप लड़ चुके थे, तो ऐसे ही एक आप मीटिंग बुला लिए होते, मदुरो के साथ बैठ के आपने बातचीत कर लिए होते कि हाँ, यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है, ये है वो है। आपने नहीं किया। आपने क्या किया? क्रॉस मिलिट्री बॉर्डर अटैक किया। क्या सेंस बनता है इस बात का? कुछ नहीं। ठीक, तो ये बात बेकार। दूसरा क्या कि यहाँ पे कोई आर्म्ड अटैक किया ही नहीं गया वेनेजुएला के द्वारा, कि सेल्फ डिफेंस वाली बात सामने आए कि यूएसए को सेल्फ डिफेंस में अटैक करना पड़ा।
ऐसी भी कोई चीज़ नहीं हुई। सिक्योरिटी काउंसिल की कोई भूमिका नहीं थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दीज रीजन्स डू नॉट मीट इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड। और भाई जो इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड है ना, जैसे मैंने आपको बताया क्लॉज 2 वगैरह, उससे भी ये चीज़ें मैच नहीं खाती। तो ये लीगली फेल है, ये आर्ग्यूमेंट जो यूएसए ने दिया है ये लीगली फेल होता है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्ट्रक्चर मैंने डाल दिया है, कैसे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, बाकी 10 जो हैं और नॉन परमानेंट होते हैं। ये चलिए उतना कुछ है नहीं इसमें, आप खुद भी जानते होंगे। तो क्या है, तो एक्सपेंशन ऑफ द यूएसए फोर्स अ डेंजरस ट्रेंड। ये जो ट्रेंड चला दिया ना यूएसए ने, ये अपने आप में आने वाले टाइम को, आने वाले इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। कैसे, चलिए देखते हैं। पावरफुल स्टेट्स स्पेशली यूएसए हैव ट्राइड टू ब्रॉड एंड सेल्फ डिफेंस की डेफिनेशन को ही उन्होंने ब्रॉड कर दिया कि सेल्फ डिफेंस मतलब ये नहीं कि कोई अटैक कर रहा है तो आप बचा रहे हो। इसका मतलब है कि कोई अटैक करने वाला है या कुछ खतरा आने वाला है, आप पहले से ही उस पर अटैक कर दिए। मान के चलिए कोई डंडा लेके जा रहा है मेरे गले में प्रॉब्लम है, माफ़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। मान के चलिए कोई डंडा लेके जा रहा है, आप खड़े हो, आपको लगा ही कि ये डंडा पक्का मेरी तरफ चला देगा, बस आपको लगा है, ना उसने चलाया है ना उसने कुछ फिजिकली कुछ भी इस तरीके का किया है, आपको बस एक मन में बात उठी, आप गए सीधे, आपने पिस्टल निकाली, आपने उसको शूट कर दिया। तो क्या ये जस्टिफाइड है? ये जस्टिफाइड नहीं है मेरे भाई, ये किसी प्रकार से जस्टिफाइड है ही नहीं। तो जो सेल्फ डिफेंस की परिभाषा है ना, उसको ही ब्रॉडन कर दिया कि प्री एम्पटी, मतलब पहले से ही कर देंगे हम अटैक। अगर मुझे लगा कि तुम अटैक करने वाले हो, मैं पहले से ही, जैसे भारत की नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है परमाणु को लेके, हमको पता है कि जब तक कोई फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। ये एक बात होती है, ये एक तरीका होता है। और आगे भी है कि अगर उसके बाद किसी ने कर दिया ना, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे यूज़ करने में। तो ये एक बात होती है सेल्फ डिफेंस की। ये कौन सी बात होती है कि आपने बस अजम्पशन किया और आप लगे फिर एक्शन लेने, तो ये भी बेकार है। एंटीसिपेटरी का मतलब समझ लीजिए कि कोई और उपाय था ही नहीं युद्ध के अलावा, कोई बातचीत का उपाय नहीं था, कुछ हम कर ही नहीं सकते थे, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई पब्लिक फोरम नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक विकल्प बचता है, अटैक कर दो। तो यहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं थी, बाकी बहुत सारे स्कोप थे, आपने यूज़ भी नहीं किया और आपके इंटेंशन भी नहीं थे यूज़ करने के। ठीक, ये ट्रेंड चला रहा है यूएसए कि सेल्फ डिफेंस मतलब कि आपको लगे बस उड़ा दो, या फिर कोई मतलब कुछ देखो मत कि क्या हमारे पास और विकल्प मौजूद हैं, हम बातचीत कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक वे में जा सकते हैं, वो सब कुछ नहीं, हमें लगा बस उड़ा दो। ये एक ट्रेंड डेवलप कर रहा है कौन? यूएसए। दूसरा क्या है कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, कि क्या ये ट्रेंड चला रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कर रहे हैं, वहाँ डेमोक्रेसी की स्थापना करनी है, वहाँ के लोगों को राइट्स दिलवाने हैं, वहाँ जो लॉ जो वायलेट हो रहा है उसको सुधार करना है। जैसे नेटो ने किया था 1999 में युगोस्लाविया पे, कि कैसे वहाँ पे एकदम से एक अथॉरिटेरियन रिजीम आ गया था, वहाँ अत्याचार हो रहा था, तो उसको ख़त्म करने के लिए नेटो खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और पूरे तरीके से अटैक करता है, बम्बार्डमेंट होता है। और इसमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कोई भी भूमिका नहीं। जब यही करना था तो यूनाइटेड नेशन बनाना ही क्यों था, मैं तो ये कहता हूँ। चलिए, तो इन वेनेजुएला द यूएसए हैज़ गॉन बियॉन्ड इवन दिस कंटेस्टेड डॉक्ट्रिन, क्रिएटिंग न्यू अनलॉफुल जस्टिफिकेशन, की ये सब चीज़ें जो है ना, सेल्फ डिफेंस, प्रीएम्पेटिव, एंटीसिपेटरी, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ये तो चलिए ठीक भी था, लेकिन यूएसए ने इस बार जो किया, इसने तो इन सभी चीज़ों की कमर तोड़ दी, मतलब इससे भी पार जाके हरकत कर दी है। और मॉनरो डॉक्ट्रिन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यूएसए जो है मॉनरो डॉक्ट्रिन को किसी तरीके से, आप देख ही रहे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रिवाइव कर रहा है। वो कह रहा है कि जैसे कि बात हो रही है मॉनरो डॉक्ट्रिन के ऊपर, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, कैसे वॉयलेट कर रहा है स्टेट की सॉवरेनिटी को। मतलब जो छोटे छोटे निकारागुआ, कोस्टा रिका, इस तरह के देश हैं जो कैरेबियन पूरे क्षेत्र में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, उन पे उनके सॉवरेनिटी को कैसे ये मॉनरो डॉक्ट्रिन खतरा पहुंचा रहा है। दूसरा क्या है, अंडरमाइन एंटी एम्पेरिकल स्ट्रगल ऑफ ग्लोबल साउथ, की ग्लोबल साउथ जो है एंटी एम्पेरिकल स्ट्रगल तो कर ही रहा है, वो मतलब मुक्त होना चाहता है। ठीक है, पूरा ये जो ग्लोबल साउथ है, यानी इक्वेटर से डाउन वाला, ये जो कहीं ना कहीं शिकार रह चुका है ना, एक टाइम पे कॉलोनी रह चुका है, तो उससे उभरने की कोशिश कर रहा है। अभी भी ये अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, डेवलप्ड तो है नहीं। तो इसको भी जो है वो हार्म कर रहा है कौन? ये यूएसए का मॉनरो डॉक्ट्रिन। और तीसरा क्या है, एक न्यू एम्पेरिकल
इंटरफेरेंस को ये दिखा रहा है। ये भी समझिए ना एक प्रकार का कॉलोनाइजेशन ही है कि आप किसी के रिसोर्स को कब्जा कर ले रहे हो मिलिट्री यूज़ करके, ठीक है। उस तरीके से नहीं हो रहा कि एकदम आप बैठ गए हो एकदम एक तरीके से, एकदम जैसे कि इंडिया पे कभी ब्रिटिश राज करते थे, उस तरीके से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का एक यूज़ करके इस प्रकार से आप उसके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। वहाँ के कॉलोनी को, वहाँ की जनता को आप यकीन दिला रहे हो कि इससे जो हम कर रहे हैं उससे आपका भला होगा, और फिर उसके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ये एक ट्रेंड दिखा रहा है नियो इम्पेरियल इंटरफेरेंस का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हेड ऑफ स्टेट को, यानी किसी देश के जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनको कुछ इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी बोले तो कुछ संरक्षण प्राप्त होता है, ठीक। इसके बारे में समझते हैं कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं। मतलब एक देश है, मान के चलिए, ऐसे समझिए, एक देश दो देश, यहाँ के हेड ऑफ स्टेट ए हो गए, यहाँ के हेड ऑफ स्टेट बी हो गए। मतलब आप समझिए मुख्य व्यक्ति प्रेसिडेंट समझ लीजिए, तो ए और बी है। तो क्या इन दोनों को इंटरनेशनल रिलेशन में क्या इम्यूनिटी मिलती है, मतलब क्या ए और बी के बीच में कैसा संबंध होगा इंटरनेशनल रिलेशन में, उसको समझाता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा तो और अच्छी से चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक। देखिए इंटरनेशनल लॉ का क्या पोजीशन है इसके ऊपर। एज पर ICJ अरेस्ट वारंट केस, इंटर तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अरेस्ट वारंट केस, जो किसके बनाम था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वर्सेस बेल्जियम, उसमें क्या फैसला आया और क्या बयानात दिए गए। जैसे हमारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है ना किसी केस में, तो वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाता है, उसको फिर आगे निचली अदालतें और सुप्रीम कोर्ट खुद भी फॉलो करता है। तो उसी प्रकार से इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया कि कोई भी सिटिंग हेड ऑफ स्टेट एंजॉय करता है इम्यूनिटी रैशने पर्सोने को। मतलब कि अगर कोई हेड ऑफ स्टेट है, इसने किसी भी प्रकार का जघन्य अपराध किया हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऐसा नहीं कर सकते, जब तक ये प्रेसिडेंट है तो ऐसा नहीं कर सकता कि कोई भी बी देश आए और इसको आए और उठा के कि भाई तुमने हमारे खिलाफ इस तरीके से किया, और उठा के अरेस्ट करके लेके चले जाए अपने देश में, जब तक ये पावर में है। ये बात कही गई। लेकिन USA ने इसकी भी धज्जियां उड़ा दी। वो आए और आराम से मदुरो को उठाया और लेके चले गए, ठीक। तो कहा क्या गया था कि कोई भी देश दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट को ऐसे, या फॉरेन मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनको इस प्रकार से अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो अपने टेन्योर में है, ठीक। दे आर इनवायलेबल एंड कैन नॉट बी ट्राइड बाय एनी फॉरेन कोर्ट। अरेस्ट भी नहीं कर सकते और आप उन पे कोई मुकदमा भी नहीं चला सकते, ठीक है, फॉरेन कोर्ट में, कि यहाँ से उठाए और अपने देश में मुकदमा। तो दोनों काम कर रहा है USA, आप देख रहे हैं। की प्रिंसिपल क्या है इफेक्टिव कंट्रोल कि लेजिटिमेसी ये नहीं कहती, जैसे कि USA ने कहा कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए वेनेजुएला में, इससे मैटर नहीं होता कि इलेक्शन फेयर हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट अपने रीजन में डोमिनेशन रखता है तो वो उस देश का हेड ऑफ स्टेट ही माना जाएगा। तो व्हाट मैटर इज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द टेरिटरी, कि जैसे मदुरो को एक तरीके से समझिए एक कंसेंट प्राप्त था वेनेजुएला के अंदर, तो वो मैटर करता है। ये नहीं कि आप कह रहे हो कि इलेक्शन फेयर नहीं था, ये आप नहीं कह सकते। अगर उसका डोमिनेशन है, एक डोमिनेटिव कंट्रोल है अपने टेरिटरी के ऊपर, तो उस देश का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। मदुरो एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल इंटाइटल टू इम्यूनिटी, यानी मदुरो को बिल्कुल इफेक्टिव कंट्रोल था वेनेजुएला के ऊपर, बिल्कुल था, तो ये इम्यूनिटी उनको भी प्रदान करता है। भले USA कहता हो कि इलेक्शन जो थे वो फेयर नहीं थे, ये वो डेमोक्रेसी वहाँ फंक्शन नहीं करती, इन तमाम आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद भी जो है मदुरो सॉरी, मदुरो को वहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल, यानी उनका डोमिनेशन था अपने क्षेत्र के ऊपर। तो इस तरीके से उनको भी इम्यूनिटी मिलती है कि कोई दूसरा देश उन्हें उठा के ले नहीं जा सकता और उन पर ट्रायल नहीं चला सकता, ठीक है। US कोर्ट देयरफॉर लैक जुरिडिक्शन ओवर हिम, कि भाई अब USA ने ये चीज़ करी तो आप देख ही रहे हो यहाँ भी धज्जियाँ उड़ रही है उनके ऊपर, मदुरो के ऊपर USA के कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन आता ही नहीं है इस प्रकार से, इस पूरे लॉ को देखे तो। बट USA तो USA है, उसने जो करना था किया। चलिए
डेंजर ऑफ डिनाइंग इम्यूनिटी, अगर ऐसा हम कर रहे हैं, इस इम्यूनिटी को ख़त्म कर रहे हैं, यानी किसी भी स्टेट के हेड को कोई भी दूसरा देश उठा के ले जा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? इफ़ स्टेट्स डिनाई इम्यूनिटी बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन, कि जैसा मैं मानता हूँ कि फेयर इलेक्शन नहीं है तो मैं इसको नहीं मानूंगा कि हेड ऑफ स्टेट हर उठा के ले जाऊंगा, अगर ऐसा स्टेट करने लगे तो इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा, यानी उसकी धज्जियाँ उड़ जाएगी। फिर मतलब क्या रहा? हमने कुछ लिखा, आपने माना ही नहीं, तो मतलब क्या रहा? कुछ नहीं। स्टेट कुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट फॉरेन लीडर, और कोई भी देश किसी भी देश के फॉरेन लीडर्स को, एम्बेसडर्स को उठा के लेके चले जाएंगे। ये भी समझ रहे हो ना? तो दिस वुड क्रिएट ग्लोबल लीगल केओस, और इसके कारण क्या होगा कि यही चीज़ें चलती जाएंगी कि आप यहाँ आए तो आपको उठा लिया, वो वहाँ गए तो उनको उठा लिया। अगर इंडिया को लगा क्या, तो सही बात है, पाकिस्तान में जो है नवाज शरीफ जो है वो जड़ है, आसिफ मुनीर जो जड़ है, तो हम क्या किए, एकदम लॉन्च किया, वहाँ से आसिफ मुनीर को उठा के लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में प्रस्तुत कर दिया। यही होने लगा तो स्टेबिलिटी रहेगी कहाँ? जो बड़े पावर हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, यूएसए, भाई अगर ये ऐसे करने लगे तो कहाँ कुछ बचेगा? जो भी खिलाफ बोल रहा है सीधे जाओ, एक ऑपरेशन करो, उठा के लाओ, अपने देश में ट्रायल कर लो, दुनिया मान लेगी कि हाँ ये सही किया। तो ऐसे चल पाएगा? कुछ नहीं चल पाएगा। आप किसी के इंटरेस्ट को हार्म करोगे, वो शो कर देगा कि हाँ ये सही नहीं है, आप उठा के उसको ले आओगे, तो ये ऐसे चीज़ें नहीं चल पाएंगी, ऐसे पूरा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है। फोर्सिबल अरेस्ट जो है ऑन फॉरेन सॉइल, की ज़बरदस्ती जो अरेस्ट कर लेना, गिरफ्तारी है दूसरे देश में जाके, ये क्या है कि सीजिंग ऑफ फॉरेन नेशनल स्पेशली द हेड ऑफ स्टेट विदाउट कंसेंट विदाउट लीगल एक्स्ट्राडिशन, मतलब कि किसी भी स्टेट को, किसी भी स्टेट हेड ऑफ स्टेट को जाके डायरेक्ट उठा लेना विदाउट कंसेंट, कि वहाँ के पार्लियामेंट से, वहाँ की गवर्नमेंट से आपने कोई कंसेंट लिया? नहीं लिया, आप सीधे के उठा के ले आए। या फिर विदाउट लीगल एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन समझते हैं, जैसे कि कई बार आप सुनते होंगे कि बहुत सारे आतंकवादी हैं जो समझ के चलिए कनाडा में हैं, तो हमेशा भारत सरकार डिमांड करती है कि उनको भारत वापस भेजो, भारत के हवाले भेजो। तो ये हवाले जो करने वाली चीज़ है ना, इसी को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। तो ऐसा भी कोई एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ कि वहाँ के यूएसए ने बात करी हो यहाँ के गवर्नमेंट से कि हाँ हमको हेड ऑफ स्टेट चाहिए, आप उनको भेजो, हम इन पे ट्रायल चलेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। फोर्सेबल तरीके से, ज़बरदस्ती फोर्सेबल तरीके से फॉरेन सॉइल पे जाके अरेस्ट कर लिया गया। इज़ एन इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट, ये तो हम देख ही चुके हैं कि ये हरकत अपने आप में इंटरनेशनली रॉन्ग है। ठीक। अमाउंट्स टू इलीगल इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल अफेयर, कि भाई आप दूसरों के मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं इलीगल तरीके से, ये चीज़ दिखाती है। इम्पैक्ट क्या है? यूएसए एक्शन सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट, पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ डिसरिगार्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दीजिए, अब्यूज ऑफ पावर बाय स्ट्रॉन्ग स्टेट, और जिसके पास दम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये ट्रेंड यूएसए ने दिखा दिया। ठीक। एक स्कॉलर है मार्को मिलानोविक, ये देखिए ये शख्स है मार्को मिलानोविक, इनका कहना है कि ये जो पूरी चीज़ हो रही है ना, इससे क्या होगा, इससे बहुत एक समस्या उत्पन्न हो रही है। उस समस्या के बारे में बात करें, वो समस्या कि ये जो ट्रेंड है ये एक अलग प्रकार से जा रहा है। पहले क्या होता था, हम देखते थे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम खोजते थे कि क्या समस्या है, तो हम पाते थे कि उसके लिए तो लॉ ही नहीं है। बट लॉज तो हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है कि कोई कमिटमेंट नहीं है उन लॉज को फॉलो करने का। आर्टिकल 2 याद है ना, अभी ऊपर बताया, क्लॉज 4, इसमें बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कमिटमेंट है क्या? कमिटमेंट नहीं है। मतलब ये एक नया प्रकार का चीज़ है कि लॉ भी बनाने के बाद आप जब उसको ओबे ही नहीं करोगे, पावरफुल कंट्रीज को ओबे ही नहीं करेंगे, तो बनाने का मतलब क्या है? तो यहाँ समझ रहे हो, ये लिमिट कर दे रहा है चीज़ों को। अब आप करोगे क्या? फिर तो आपको लड़ना ही पड़ेगा ना। अगर सब मिलके कुछ एक कानून बना रहे हैं, उसको भी आप नहीं मान रहे हो, तो एक नई प्रकार की समस्या है। इससे क्या हो रहा है कि भाई डोमेस्टिक रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, बिल्कुल खत्म हो रहा है। इंटरनेशनल लीगल कंस्ट्रेन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब देख ही रहे हो किस प्रकार से जो भी लॉ है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये बात वही है, व्हेन डोमेस्टिक लॉ इरोड्स इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो सफ़र, कि जहाँ मतलब समझिए, जहाँ की सरकार खुद ब खुद एक समझिए ना कि एक बहुत अतरंगी अंदाज में चलने लगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप अभी अतरंगी अंदाज में चल रहे हैं। इवन पॉपुलैरिटी गिरी गई है, थोड़ी उठी है अब जाके डोनाल्ड ट्रंप की 2-3-4%, बट गिर गई है इन्हीं आदतों के कारण। तो जब डोमेस्टिकली ऐसी चीज़ें होती है ना, तो इंटरनेशनल लॉ भी सफ़र करते हैं। ये बात है। वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं इंटरनेशनल लॉ को, कि डोमेस्टिक डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है, आप अपने अंदर पहले जब सिटीजन ही इस बात को समझे कि हाँ ये जो हरकतें हैं ये गलत हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उसी देश की सरकार पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। मतलब अगर यूएसए की जनता बहुत ज़्यादा झंझोर देना ट्रम्प को, तब ट्रम्प को ये बात समझ में आएगी कि हाँ मैं जो हरकतें कर रहा हूँ वो इंटरनेशनल लेवल पे सही नहीं है। इतना मोराल अपने अंदर होना चाहिए। दूसरा, डिफेंड कोर इंटरनेशनल नॉर्म्स, स्पेशली आर्टिकल 2 क्लॉज 4। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको समझिए डिफेंड कंजर्व करना पड़ेगा। अभी ऐसी हरकत हुई तो होना ये चाहिए था, यूनाइटेड नेशन को आगे आना चाहिए था, इस पे बाकायदा एक मीटिंग होनी चाहिए थी, पूरी तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी। हुआ कुछ नहीं हुआ। हमको पता है कितना बड़ा पार्ट फंड कितना शेयर करता है यूएसए यूनाइटेड नेशन में, बोल ही नहीं सकता कोई उसके खिलाफ। डेमोक्रेटिक फोर्सेज मस्ट कलेक्टिवली रेसिस्ट वायलेशन। ठीक है, तो जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, जैसे इंडिया है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ब्रिटेन है, मतलब जो भी दावा करते हैं कि हम सबसे बड़े डेमोक्रेसी के सरगना हैं, उनको कलेक्टिव तौर पे इस बात का विरोध करना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है तब जाके इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो सच में लॉज के दर्जे पे आएंगे। कंक्लूजन क्या है? द यूएस एक्शन अगेंस्ट वेनेजुएला वायलेट द प्रोहिबिशन ऑफ ऑन यूज ऑफ फोर्स, कि जिस प्रकार से बल प्रयोग करने की 2 ही छूट दिए गए थे और इसने तो तीसरा ही कुछ शुरू कर दिया, तो उसका भी प्रोहिबिशन है। और दूसरा क्या है? स्टेट की सोवरेंटी, यानी वेनेजुएला जैसे छोटे देश की जो सोवरेंटी है, जो संप्रभुता है, उसको भी खतरा है। हेड ऑफ स्टेट की इम्यूनिटी को भी खतरा है कि आप नहीं उठा सकते कोई अगर हेड ऑफ स्टेट है, बट आप उठा रहे हो, ट्रायल चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और नॉन इंटरवेंशन प्रिंसिपल, कि अगर कहीं डेमोक्रेसी कोलैप्स हो रही है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है, तो पहले उस देश को खुद उससे हैंडल करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो यूनाइटेड नेशंस है, या फिर आप डिप्लोमेटिक तौर पे जाएं। ये क्या बात होती है कि आप इस तरीके से चीज़ें कर देंगे? तो ये सब चीज़ें थोड़ा समझ रहे हैं ना। वेनेजुएला के खिलाफ जो हुई हैं ये इंटरनेशनल लॉ की भी धज्जियां उड़ाती है, और जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्स हैं उनको भी इस पे सोच विचार करनी चाहिए। ये सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है, ये सभी लोगों की बात है। ठीक, चलिए, रेदर देन चेंजिंग इंटरनेशनल लॉ को बदलने की जगह द नीड इज़ टू रिस्टोर रिस्पेक्ट फॉर इट, कि भाई इसको रिस्पेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप बदलने की ज़रूरत नहीं है, लॉ ऑलरेडी मेड है। ज़रूरत क्या है? इसको अच्छे से इन्फोर्स करें, इसको अच्छे से कंजर्व करें, और इसको समझिए रिस्पेक्ट करें। ठीक है, एज दीज लीगल नॉर्म्स रिमेन एसेंशियल सेफगार्ड अगेंस्ट अथॉरिटिज्म एंड इम्पेरियल ओवररीच। और जब हम ऐसा करेंगे ना, तो सेफगार्ड यानी सुरक्षा होगी किस चीज़ की? वही पुरानी एम्पेरिकल विचारधारा की, और जिसकी लाठी उसकी भैंस की, दोनों से ये चीज़ें सुरक्षा करेगी अगर हम इंटरनेशनल लॉ को कंजर्व करेंगे। तो यही आर्टिकल आज का पूरा कहता है। वीडियो 2 मिनट आगे बढ़ गई, 32 मिनट में। मैं चाहता हूँ मैं जल्दी जल्दी बोल के 30 मिनट पे वीडियो ख़त्म करूँ। मुझे पता है आपको भी बहुत सारे काम रहते होंगे, बट चलिए मैं कितना भी कट करूँ ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है वीडियो, माफ़ कीजिएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगा कि मैं 30 मिनट एग्जैक्ट पे वीडियो ख़त्म करूँ, बट आपके पेशेंस के लिए ये बंदा दिल से शुक्रगुजार है। देखते रहें आर्टिकल्स को, समझते रहें, अपने व्यू पॉइंट को अच्छे से शार्प करते रहें, अपने डायमेंशंस को खोलें, नॉलेज हमेशा गेन करते रहें, एग्जाम के लिए नहीं, डेली लाइफ के लिए भी, क्योंकि नॉलेज की रिस्पेक्ट हर जगह होती है। दिस इज शशांक सिंह, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ।